हाँ जी बच्चे, तो ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आई थिंक लेक्चर नंबर 13 होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर 13। ठीक है बच्चे, लेक्चर नंबर 13 है। तो आज की क्लास में हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हो सके तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कराऊंगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं आपके लिए एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब। हाँ जी, ध्यान से देखना क्या लिखा है बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या, मतलब कैसे? क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होता है। तो बच्चे इसके अंदर आपने क्या करना है, कैश बुक ही तो बनानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक की समरी होती है। तो आपने कैश बुक बनानी है इसमें, और क्या करना है, ठीक है जी। तो जैसे हमने कैश बुक बनाते हैं बिल्कुल वैसे प्रिपेयर करनी है। ये लिखा हुआ है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019, ओपनिंग बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है ओपनिंग, ठीक है। आपको पता है जैसे आपने 11th क्लास में स्टडी करा था कि यार कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कैश बुक बनती है डेली बेसिस पर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं समरी बेसिस पर। समरी मतलब क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है पूरे महीने की, मान लो 1 महीने की या 1 साल की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, तो पूरे साल में कितना कैश आया कितना कैश गया उसकी इकट्ठी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कैश बुक में तो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपको याद हो तो कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जिसको हम डेली बुक के नाम से भी जानते हैं बच्चे। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम लोग डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो साल के एंड पे बनता है पूरे साल में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 15,70,000 रुपये, तो क्या ये 15,70,000 रुपये एक दिन की रिसिप्ट है? नहीं बच्चे, ये 15,70,000 रुपये पूरे साल की रिसिप्ट है। और ये पैसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ही आया हो, मतलब सिंगल डे में आया हो सकता है ये पूरे साल में धीरे धीरे करते आया हो। तो जैसे जैसे पैसा आता चला गया होगा वैसे वैसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो पूरे साल के इकट्ठे रिसिप्ट की बात करते हैं, तभी तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक की समरी कहते हैं, ठीक है। बाकी बातें मैं कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है ये बात मैं आपको एंड की क्लास में बताऊंगा, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा, ठीक है बच्चे। तो वो चीज़ है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ डोनेशन रिसीव 2,80,000, क्या ये डोनेशन आपको एक ही दिन मिला है? बच्चे पूरे साल मिला होगा। तो ये 2,80,000 रुपये पूरे साल की डोनेशन है, किसी एक दिन की डोनेशन नहीं है ये चीज़। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये वो चीज़ है, ठीक है ना। बाकी बातें हम कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस हम लोग क्लास के एंड में बात करेंगे। मतलब जब हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा उस लास्ट क्लास में बात कर लेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक्स की। तो ठीक है बच्चे, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जैसे कि कैश बुक है, ठीक है। तो मैं आपके लिए फॉर्मेट दिखा देता हूँ यहाँ पे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ अब आता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। आपको ये बात पता है बच्चे, ये हमारी रिसिप्ट साइड है, ये हमारी रिसिप्ट साइड है। कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और ये हमारी पेमेंट साइड है। तो जितना भी कैश आउटफ्लो होगा वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये हमारा क्या है बच्चे, डेबिट, और ये क्या है हमारे लिए, क्रेडिट, ठीक है ना, सिंपल। और इसके नीचे लिखा जाता है फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तो बैलेंस BD कैश एंड बैंक।
तो ओपनिंग बैलेंस कैश का आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये और बैंक का आपको दिया हुआ है बच्चे 3,40,000 रुपये, 3,40,000। ठीक है जी। और एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे कि कहाँ पे दिखाना है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो रिसीव करा तो पैसा आया है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं यहाँ लिखूँगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चे? 15,70,000। ठीक है। फिर क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो तो वो तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनाते हैं ना, तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या उसमें सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा 15,70,000 रुपये जाएगा? बच्चे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वही आउटस्टैंडिंग वगैरह की। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि यार ये जो साल है ना 31 मार्च 2020 यानी कि 1920, इस 1920 में टोटल सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव करा है? 15,70,000 रुपये। तो हो सकता है ऐसा कि इस 15,70,000 रुपये के अंदर पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग मिला हुआ हो। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने पिछले साल आपको पैसा ना दिया हो, और अगर कुछ मेंबर्स ने पिछले साल आपको पैसा नहीं दिया होगा तो वो पिछले साल में रिसीव नहीं हुआ, हाँ या ना? तो अगर वो पिछले साल में रिसीव नहीं हुआ तो वो पिछले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं गया होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं कैश बेसिस पर, और कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब कैश में ट्रांजैक्शन होगी तब रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ पिछले साल का भी हो सकता है कुछ एडवांस रिसीव कर लिया हो, तो वो सारी बातें आपको क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताता है। तो फिर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे टू डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड और डोनेशन रिसीव्ड है इसमें 2,80,000 रुपये, है ना बच्चे? फिर इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट खरीदी है आपने। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदोगे तो पेमेंट तो करोगे ना, पैसा तो निकालोगे अपनी जेब से। तो 5 लाख रुपए आपकी पॉकेट से निकले हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ये 5 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया? नहीं बच्चे, ये हमारा एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये तो हमारी एसेट है। तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चे, पेमेंट का मतलब एक्सपेंस नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेमेंट का मतलब एक्सपेंस नहीं होता। पेमेंट का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। जब कभी भी आपके पॉकेट से कैश निकलेगा तब आप उसको पेमेंट साइड में दिखा देना, चाहे वो एसेट्स को ख़रीदने के लिए निकले या किसी खर्चों की पेमेंट करने के लिए निकले या किसी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए निकले। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट परचेज के बाद है बच्चे इसके अंदर रेंट पेड। आपने रेंट पे करा है तो आउटफ्लो तो है ना कैश का, तो मैं क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा रेंट पेड। रेंट पेड इसमें है 50,000। रेंट पेड के बाद है बच्चे इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस, खर्चे हैं बच्चे, तो आप इसी के अंदर दिखाओगे जनरल एक्सपेंसेस। ये है मेरा 2,30,000। इसके बाद है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये आपका 25,000 रुपये है। अच्छा, इसके बाद जो है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, ये भी खर्चे हैं बच्चे सब, तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? पेमेंट साइड पे न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 87,000 न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल करा है बच्चे, तो पुराने अखबार अगर आप बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा रिसिप्ट साइड में टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद है बच्चे बुक्स परचेस्ड, किताबें खरीदी आपने यानी कि एसेट्स खरीदी, तो चाहे एसेट्स हो चाहे खर्चे हो दिखाओगे तो पेमेंट साइड पे ना। आउटफ्लो तो है ही कैश का, 3,40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड,
तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट मिला है बच्चे आपको, रिसिप्ट है तो मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा, पेमेंट आई है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये आपको 50,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है हॉनोरेरियम टू कोचेस, हॉनोरेरियम टू कोचेस, और ये आपको दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये। हॉनोरेरियम टू कोचेस 1.5 लाख रुपये। ठीक है बच्चे, हॉनोरेरियम का मतलब होता है सैलरी। मतलब क्या होता है, जब हम किसी स्पेशलिस्ट को अपने पास बुलाते हैं ना, तो उसको एक ऑनरेरी पेमेंट करते हैं। अब जैसे मान लो हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का स्टाफ तो होता ही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम बाहर से किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, जिसको हमें पेमेंट अलग से करनी होती है। समझ लो आप मेरी बात, तो वही चीज़ होती है, तो उसको हम अलग से पेमेंट करते हैं, तो वो ऑनरेरी पेमेंट होती है, ऑनोरेरियम कहते हैं उसको हम। ऐसे यहाँ पे कोचेस है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी क्लब का क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्लब। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर किसी स्पेशलिस्ट कोच को बुलाया हो ट्रेनिंग देने के लिए, तो उस कोच को हमने कुछ सैलरी पे करी है, तो ये वो चीज़ है हॉनोरेरियम टू कोचेस, सैलरी कह सकते हो आप इसको। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन के अंदर आपके पास एक तो कैश का है और दूसरा बैंक का है। ठीक है, कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है 30,000, और इसमें जो बैंक का है वो है क्वेश्चन मार्क, तो मतलब बैंक का आपको निकालना है। बात समझ गए आप यहाँ तक? तो इसको आप टैली कर लो, आप इसको टोटलिंग करके ये बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैंक बैलेंस। ठीक है जी, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 50,000, 50,000 प्लस 3,40,000 प्लस 15,70,000 प्लस 2,80,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000, तो यह है 23,02,000। 23,02,000, 23,02,000। इस 23,02,000 में से हम ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, माइनस 5,50,000 माइनस 230 माइनस 25 माइनस 87 माइनस 340 माइनस 470 माइनस 150 एंड माइनस 30, तो 4,20,000 रुपये आ रहा है। 4,20,000। ठीक है बच्चे, 4,20,000। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, सब कुछ आपको दे रखा होगा, बस आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड, सिंपल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखा है फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है जी, आपको कुछ कैश ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड बैंक का, सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है आपने 2016-17 का रिसीव करा है 40,000, 2017-18 यानी कि करंट ईयर का रिसीव करा है 375, और 18-19 का आपने रिसीव करा है 20,000। अच्छा, एक बात और, आपके लिए साल कौन सा है ये? 31 मार्च 2018 मतलब 17-18। ठीक है बच्चे, 17-18 है हमारे लिए करंट ईयर। फिर लिखा है डोनेशन फॉर जिम, पैसा रिसीव, गुड हेल्थ क्लब है, जिम है हमारी कोई, तो किसी ने उसके लिए डोनेशन दी है तो पैसा रिसीव करा है। एडमिशन फ़ीस, जो भी बंदा मतलब जो भी बंदा हमारी जिम में एडमिशन लेगा उसको एडमिशन चार्जेस देने होते हैं, तो वो चीज़ हो गई। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का पैसा भी रिसीव होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस किसको कहते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है मेंबरशिप फ़ीस का दूसरा नाम होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो भी इस क्लब का मेंबर बनेगा उसको मंथली, ईयरली या जैसे भी है एक फ़ीस जमा करानी होती है, जिसको हम
सब्सक्रिप्शन चार्जेस कहते हैं या सब्सक्रिप्शन फ़ीस कहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो मंथली पे कर देते हैं या ईयरली पे करना हो, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्ज करती है। ऑप्शंस रखती है कि अगर आपको हमारे क्लब का मेंबर बनना है तो आपको हर साल 500 रुपये जमा कराने हैं, 1000 रुपये जमा कराने मेंबरशिप फ़ीस के, कि आप इस संस्था के मेंबर हो, समथिंग लाइक। तो ऐसा भी होता है कि पूरी लाइफ के लिए एक ही बार पैसे मांग लेते हैं, कहते हैं कि आपको हर साल जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी लाइफ की इकट्ठी भी जमा करा सकते हो। तो एनपीओ के पास तो पैसा आ रहा है ना, तो वो चीज़ हो गई, पैसा रिसीव हो रहा है। वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे होंगे बच्चे, हमने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ लगा रखे होंगे वहाँ पे, है ना, जिम के अंदर, तो उनकी सैलरी वगैरह हो गई। लॉकर रेंट का पैसा रिसीव होता है बच्चे। लॉकर रेंट का मतलब होता है कि हमारे पास हो सकता है कि हम अपने कस्टमर्स को लॉकर की फैसिलिटी देते हों, तो वहाँ से कुछ लॉकर का किराया आ जाता है। जैसे बैंक वाले अपने कस्टमर्स को लॉकर की फैसिलिटी अलग से देते हैं, तो बैंक वाले लॉकर चार्जेस या लॉकर रेंट अलग से चार्ज करते हैं। तो बैंक वालों के लिए लॉकर रेंट इनकम का काम करता है ना, पैसा रिसीव कर रहे होते हैं वो लोग। लिखा है इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो हमने पैसा किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में लगा दिया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है भाई। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाओगे तो आपके लिए इनकम का काम करेगा, है ना जी। तो हेल्थ जर्नल, तो कुछ मैगजीन्स वगैरह आती हैं तो उसके चार्जेस हो गए, स्टेशनरी का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम, कुरियर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह, ये सब आपने पेमेंट करी है। मशीनरी परचेज आउटफ्लो है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनफ्लो है, पैसा आया है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, पैसा आया है बच्चे आपके पास। कैश इन हैंड आपको बता रहा है 43,000। तो लिखा है फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है बच्चे, तो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है जी, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, तो 70,000 और बैंक बैलेंस है 3 लाख। अच्छा, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, पैसा रिसीव हो रहा है। तो 2016-17 का भी हमें इस साल मिला है, इसका मतलब ये पैसा पिछले साल आपको नहीं मिला होगा, तभी तो इस साल मिल रहा है। कितना है बच्चे, ये 40,000। 16-17 के बाद है 17-18, 2017-18 करंट ईयर के नाम से आपको 3,75,000 रुपये रिसीव हुए हैं। 18-19 ये आपको 20,000 रिसीव हुआ है। ठीक, तो टोटल बाहर कितना चला गया, तो ये आपका चला जाएगा 40,000 प्लस 3,75,000 प्लस 20, तो ये आपका आ गया 4,35,000। ठीक है, और इसके बाद बच्चे डोनेशन फॉर जिम, पैसा रिसीव हुआ है टू डोनेशन फॉर जिम, तो ये आपको रिसीव हुआ है 1,64,000। 1,64,000। अच्छा, इसके बाद है बच्चे आपके पास डोनेशन फॉर जिम के बाद है एडमिशन फ़ीस, तो वो एडमिशन फ़ीस का पैसा रिसीव हुआ है। एडमिशन फ़ीस ये आपको रिसीव हो रहा है 1 लाख बच्चे, ये आपको रिसीव हुआ है 14,000। ठीक है जी, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है 45,000, ये पैसा भी आपको रिसीव हो रहा है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, और ये पैसा आपको रिसीव हुआ है 45,000। वेजेस एंड सैलरी, तो वो तो हमने पे करा होगा, वो यहाँ पर आएगा बच्चे, आउटफ्लो है ना कैश का, वेजेस एंड सैलरी, और वेजेस एंड सैलरी ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 55,000।
अच्छा, वेजेस एंड सैलरी के बाद है लॉकर रेंट, पैसा रिसीव हुआ है बच्चे लॉकर रेंट का, तो हम यहाँ दिखाएंगे लॉकर रेंट, और लॉकर रेंट का जो अमाउंट है वो है 11,000। अच्छा, फिर है इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर, तो इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो पैसा दिया होगा, इन्वेस्टमेंट है ना जी, और ये इन्वेस्टमेंट आपने 9% डिवेंचर में आपने की हुई है, और ये कितना है 2,40,000, 2,40,000 रुपये। इसके बाद है बच्चे हेल्थ जर्नल, हम यहाँ लिखेंगे बाय हेल्थ जर्नल, दैट इज़ टू से 5,000। हेल्थ जर्नल के बाद है स्टेशनरी, और स्टेशनरी का जो चार्जेस इसमें दिया हुआ है 12,500, ठीक है जी। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटफ्लो है, और ये आपको दिया हुआ है 6760। फिर है इसमें कुरियर चार्जेस, ये आपको दिया हुआ है 800, ठीक है जी। कुरियर चार्जेस के बाद है म्यूनसिपल टैक्सेस, 9570। फिर है मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी खरीदी है आपने तो आउटफ्लो है मशीनरी परचेज, और ये आपको दिया हुआ है 38,000, ठीक है जी। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है जी, और ये आपको दिया हुआ है 300, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, पैसा रिसीव हुआ है तो हम यहाँ दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस होगा हमारे पास पक्का, है ना बच्चे। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश, और ये आपको दिया हुआ है 43,000, ठीक है बच्चे। बैंक का नहीं दिया हुआ, तो हम मैच कराते हैं, अगर टैली कर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर टैली नहीं करता तो जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा होगा वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा, बैंक बैलेंस का, सिंपल, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ना 2,40,000 रुपये की, अगर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बच्चे उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इनकम भी तो आएगी ना, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा उसका। लेकिन वो इंटरेस्ट का पैसा ना आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इंटरेस्ट का पैसा आपको अभी रिसीव नहीं हुआ। तो अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो वो रिसिप्ट साइड में नहीं आएगा। कहीं किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ जाए कि भाई 2,40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 9% उस पर जो है इंटरेस्ट रेट है, तो 2,40,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 9%, तो वो हमारी इनकम है। तो वो इनकम ज़रूर है, लेकिन वो रिसिप्ट नहीं है बच्चे, क्योंकि वो पैसा अगर रिसीव हुआ होता तो क्वेश्चन आपको ज़रूर बताता कि हमने इंटरेस्ट का पैसा इन्वेस्टमेंट पे इतना रिसीव करा है। नहीं बता रहा तो इसका मतलब आपने रिसीव नहीं करा तो फिर वो रिसिप्ट साइड में आएगा भी नहीं, ठीक है जी। आप इसको एक बार ज़रा मैच करा लेते हैं, है ना जी। मैं कर लेता हूँ 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,35,000 प्लस 1,64,000 प्लस 14,000 प्लस 45 प्लस 11,000 प्लस 300 प्लस 1,740, ठीक है। तो ये साइड का टोटल आ रहा है 10,41,040, 10,41,040, और इसको भी माइनस करके देख लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है।
-55,000, -2,40,000, -5,000, -12,500, -6,760, -800, -9,570, -38,000 एंड -43,000। तो बच्चे बैंक बैलेंस आ रहा है 6,30,410, 6,30,410। मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है। $6,30,410 करेक्ट आ रहा है बच्चे, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग फिगर है, आंसर आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा खास है नहीं जो आपको बातें ना समझ में आए, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है जी। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इतने का फर्नीचर सब्सक्रिप्शन रिसीव है, ओपनिंग बैलेंस है, जनरल डोनेशन का पैसा रिसीव करा, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो चैरिटी गिवन, मैच एक्सपेंसेस, सैलरी, हॉनोरेरियम, इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन 12%। देखो अब ये दे रखा है ना इसके अंदर, जैसे ये 12% इन्वेस्टमेंट है, तो इसके ऊपर जितना ब्याज बनता है वो आपको दे रखा है, तो जितना दे रखा है उतना दिखा देंगे रिसिप्ट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का तो बता रहा है, बैंक बैलेंस नहीं बता रहा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारे लिए करंट ईयर कौन सा हो गया बच्चे? 19-20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है 50,000। कैश एट बैंक ये है मेरा 60,000, ठीक है बच्चे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पैसा रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो 2018-19 4,000, 2019-20 यानी कि करंट ईयर का ये रिसीव हुआ है 1,40,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद है 2020-21 2020-21 8,000, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1,52,000, 1,52,000। अच्छा, इसके बाद है फर्नीचर परचेज़। तो परचेज़ करा है तो आउटफ्लो है, हम यहाँ दिखाएंगे बाय फर्नीचर, और फर्नीचर जो हमने ख़रीदा है वो है 70,000, 70,000। इसके बाद है बच्चे जनरल डोनेशन, पैसा रिसीव करा है। जनरल डोनेशन क्या होती है ये बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, उसमें हम डोनेशंस के ऊपर ही बात करेंगे। तो जनरल डोनेशन आप सिंपल सी बात समझो कि जिस बंदे ने पैसा दिया है उसने उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि मेरा पैसा आपने किस तरीके से यूज़ करना है। जब पेमेंट के साथ कंडीशन अटैच हो जाती है ना कि पैसा आपने किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है। तो डोनेशन चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक हो, पैसा तो आपने रिसीव करा है ना, तो अगर पैसा रिसीव करा तो वो कहाँ आएगा? रिसिप्ट साइड में।
तो जनरल डोनेशन आपको दी हुई है 20,000, और उसके बाद जो दिया हुआ है बच्चे वो दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये मेरे को दिया हुआ है 40,000 रुपये। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इज़ 40,000। ठीक है बच्चे। इसके बाद है यहाँ पे बाय चैरिटी गिवन, और चैरिटी गिवन कितना है ये आपको दिया हुआ है 10,000। चैरिटी गिवन इज़ 10,000। अच्छा, चैरिटी गिवन के बाद है मैच एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा भाई, खर्चे तो करोगे ना, पेमेंट तो जाएगी, अगर आप मैच करवाओगे कुछ खर्चे भी होंगे, 30,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद है सैलरीज़, ये आपको दिया हुआ है 63,600। ठीक है जी। इसके बाद है होनोरेरियम, तो वही कोई स्पेशल किसी कोचेस वगैरह किसी को बुलाया होगा आपने, तो उसको आपने अलग से पेमेंट करी है 4,000। अच्छा, इसके बाद आपको दिया हुआ है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज बाय 12% इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ भी आपने ये पैसा लगाया है वहाँ से आपको ब्याज मिलना है 12%, तो 60,000। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। आपने हो सकता है किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए हों, तो उसको आप पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट आ गई है। अच्छा, इसके बाद है एंट्रेंस फ़ीस, तो पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टू एंट्रेंस फ़ीस, और ये पैसा है आपका 4,000। ठीक है बच्चे। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, और ये आपने रिसीव करा है 6,000 रुपये। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट आपने कितने की करी है? 60,000 की, तो 12% के हिसाब से तो 7,200 रुपीज़ बनते हैं। तो बच्चे वो 7,200 इनकम है, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि सारा पैसा आपको मिल जाएगा। 7,200 में से जितना पैसा मिला उतना मैंने दिखा दिया रिसिप्ट साइड में। हाँ, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें कितना दिखाऊंगा? 7,200, और बाकी के जो 1,200 रुपये बच गए वो आउटस्टैंडिंग है, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, वो मैं यहाँ दिखा दूँगा बाय बैलेंस CD, कैश और बैंक। कैश बैलेंस इसमें दिया हुआ है 24,000। बैंक बैलेंस अभी हम निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 152,000 प्लस 20,000 प्लस 40 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो ये आ रहा है 3,32,000। 3,32,000 में से हम ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे। माइनस 70,000 माइनस 10,000 माइनस 30 माइनस 63,600 माइनस 4,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 24,000, तो ये 70,400 कितना आ रहा है बच्चे? 70,400। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, तो 70,400 रुपये। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। सही है बच्चे, 70,400। तो आई होप आपको बात समझ आई हो। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बच्चे इसके अंदर, और एग्ज़ाम में मेरे को लगता नहीं कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आने के चांस भी है। ठीक है, आप इतने नोट करो इसको।
हाँ जी बच्चे, हो गया होगा अब तक तो आपका। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 निकालना है बच्चे आपने। क्वेश्चन नंबर 40। तो देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है प्रिपेयर, क्या बनाना है बच्चे आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये तो कैश का बैलेंस है ना बच्चे, तो ये तो एसेट्स होती है, हाँ या ना, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम साइड में जाएगा। अच्छा एक बार और देख लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद ना आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्सक्रिप्शन आपने जितना रिसीव करा है 9 लाख रुपए, वही आपकी इनकम है, हाँ या ना। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। अच्छा लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इसका मतलब समझते हो आप क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया, आपने 5 लाख रुपए किसी कंपनी के रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो ये आपके लिए बच्चे कैश आउटफ्लो तो है, पेमेंट तो जारी है, लेकिन ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बात मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि पेमेंट का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, तो वो किसी एसेट्स को ख़रीदने के लिए भी हो सकता है, वो किसी एक्सपेंस की पेमेंट, मतलब किसी एक्सपेंस को पे करने के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपने कोई बकाया कुछ पे करना हो लायबिलिटी, तो उसको पे करने के लिए भी हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं सीधी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटफ्लो तो होता है कैश का, तो उसका मतलब वो एसेट्स है बच्चे, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में इनकम कमाने के लिए, तो वो एसेट साइड में जाता है। समझ आई यहाँ तक? हाँ, तो और इन्वेस्टमेंट में अब आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने वो शेयर्स का पैसा बेच दिया, मतलब जहाँ आपने शेयर्स में पैसा लगाया था वो बेच दिया आपने, तो उससे जो पैसा आएगा तो वो आपकी इनकम थोड़ी ना हुई। जब शेयर्स में पैसा लगाना आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, तो शेयर्स जब बेचोगे तो उससे जो पैसा आएगा वो आपके लिए इनकम नहीं होगी। हाँ, इनकम क्या होगा? शेयर्स को बेचने पर जो नफ़ा नुकसान हुआ ना, जैसे मैं कहता हूँ मैंने 5 लाख के शेयर्स 4.5 लाख रुपये में बेच दिए, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 लाख के शेयर्स मैंने कितने में बेच दिए? 4.5 लाख रुपये में, तो मुझे नुकसान हो गया 50,000 का, तो वो नुकसान आएगा 50,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ आई यहाँ तक? वो चीज़ होती है। तो ये जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, तो ये पैसा तो आ रहा है, तो ये हमारी इनकम नहीं है बच्चे, तो इसको इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। अच्छा ये लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, तो वही बात आ गई यहाँ पे भी, आपने कोई फर्नीचर बेचा है 30,000 में, तो ये थोड़ी 30,000 रुपये दिखाएंगे हम, क्या दिखाएंगे? ये जो 40,000 की इसकी बुक वैल्यू है ना, तो 40,000 का फर्नीचर मैंने कितने में बेचा है? 30,000 में, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का मेरा नुकसान है। 40,000 की चीज़ अगर मैं 30 में बेचूंगा तो 10,000 का मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो वो 10,000 रुपये मैं किस में दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशन का पैसा रिसीव हुआ है 10,000, तो इनकम है ये तो आपके लिए। सैलरी पे करी है, रेंट है, स्टेशनरी है, डिफेंस बॉन्ड, ये क्या होती है बच्चे? ये इन्वेस्टमेंट है, आपने बॉन्ड में पैसा लगा दिया, जैसे शेयर्स में पैसा लगाते हैं ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं। फर्नीचर एसेट्स हैं, तो ये तो एसेट साइड में जाएगा। बाईसाइकिल ये भी एसेट्स होती है, ये भी एसेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग कैश ये क्या है बच्चे? ये भी आपके लिए क्या है? एसेट्स हैं। तो तीनों के तीनों ये चारों इनफैक्ट, ये एक डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल और क्लोजिंग बैलेंस, ये सब हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्वेश्चन कराए मैंने आपको, है ना? तो ये सारे के सारे किस में चले आएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। साल के एंड पे जो बैलेंस शीट बनती है, ये कैश किस में चला जाएगा? ओपनिंग की बैलेंस शीट में। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ है। हमें क्या बनाना है इसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बना देते हैं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें कुछ पॉइंट। तो यहाँ दिखाएंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम है ना, कोई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है नहीं, तो जितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है 9 लाख, वही आपके लिए क्या है बच्चे? इनकम है, वही आपके लिए इनकम है 9 लाख रुपए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये तो आएगा नहीं। सेल ऑफ
फर्नीचर ये भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस पे जो नुकसान हुआ है 10,000 रुपये का वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। अच्छा, इसके बाद है डोनेशन 10,000, तो पैसा रिसीव हुआ है कितना 10,000। ठीक है बच्चे, सैलरी पे करिए आपने तो यहाँ दिखाएंगे सैलरीज, तो हमने 4,80,000 रुपये सैलरी के बाद बच्चे रेंट है वो दिखाएंगे हम यहाँ पे, रेंट है 50,000। फिर है स्टेशनरी, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है 20,000। बस मेरे हिसाब से बाकी डिफेंस बॉन्ड है वो नहीं आएगा, फर्नीचर, बाईसाइकिल, क्लोजिंग कैश, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन। आप इसको टोटल कर लो और यहाँ पे सरप्लस निकल जाएगा। ये 9,10,000 हो गया, तो 9,10,000 में से ये सारी चीज़ें आप माइनस कर दो, -10,000 -480 -50 -20, तो ये आ रहा है 3.5 लाख रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सरप्लस 3,50,000, 3.5 लाख रुपये हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है ही नहीं। सो आई होप आपको समझ आएगा बच्चे यहाँ तक बात। ठीक है, तो इतना रखते हैं फिर आज। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें एक अच्छा टॉपिक कराऊंगा, डोनेशंस की अकाउंटिंग सिखाऊंगा। डोनेशंस के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, ओके।